हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि भारत में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भारत में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाए गए और क्या क्या परिवर्तन किए गए उसके बारे में, और किस तरह से उसका विकास किया गया उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन आज करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या ब्रिटिश के आने के पहले हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था नहीं थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंग्रेजों के आने के पहले हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के आने के पहले ऋग्वैदिक काल में भी अगर हम देखें तो प्रॉपर शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल व्यवस्था थी, गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी। यहाँ पे क्या होते थे? गुरु होते थे और उनके शिष्य हुआ करते थे जो शिक्षा देने का काम करते थे। और शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी? गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जहाँ पर विद्यार्थी रहा करते थे अपने गुरु के साथ और आश्रम के भी सारे काम किया करते थे और शिक्षा भी प्राप्त करते थे। व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी, नैतिक शिक्षा दी जाती थी, एक अच्छा इंसान किस तरह बनते हैं इसकी शिक्षा दी जाती थी। और अगर आप देखें तो हमारे देश का जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी की है जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की उत्कृष्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी, जहाँ पर देश विदेश से स्टूडेंट्स आते थे एडमिशन लेने के लिए, और जहाँ पर एडमिशन लेना भी इतना आसान नहीं था। पहले तो 3 राउंड का उनका इंटरव्यू होता था, द्वारपाल भी होते थे, उसके बाद भी इंटरव्यू होता था, तब जाकर उनको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था। तो इस तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, जहाँ विश्व से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा था, फिर तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, ये सारे संस्थान थे, विकसित थे शिक्षा के लिए भारत में, जिनका विश्व भर में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। फिर जब सल्तनत काल आया, सल्तनत काल में भी मदरसे, और या फिर मुगल काल में मदरसा और मकतब में शिक्षा दी जाती थी। मदरसा में शिक्षा दी जाती थी और मकतब में शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से भारत में शिक्षा का विकास किया गया था अंग्रेजों के आने के पहले, और बहुत ही उन्नत किस्म की शिक्षा भारत में दी जाती थी। और गुरु का स्थान इतना महत्वपूर्ण था, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इसी तरह से निजामुद्दीन औलिया, इस जैसे विद्वान होते थे जो क्या बनते थे? शिक्षक बनते थे और शिक्षा दिया करते थे। कानून की शिक्षा दिया जाता था उनको, तर्कशास्त्र का शिक्षा दी जाती थी, नैतिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, गणित की शिक्षा दी जाती थी, ये सारी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिश आए हमारे देश में, ब्रिटिश हमारे देश में कब आए? 1600 में आए, एज ए ट्रेडर बनकर आए, व्यापारी बनकर आए। लेकिन 1757 के आते आते 1757 में कौन सी एक महत्वपूर्ण बैटल हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई थी? जीत गई थी। तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई तो फर्स्ट ट्रीटी जो हुई थी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुई, और सेकेंड ट्रीटी जो हुई थी वो मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड के साथ हुई थी। तो शाह आलम सेकेंड के साथ जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई तो बंगाल का जो एरिया था, बंगाल जो कि मुगलों का एक बहुत ही रिच और प्रॉस्परस सूबा हुआ करता था। बंगाल अगर मैं बोल रही हूँ तो इसमें बिहार प्लस बंगाल प्लस उड़ीसा, ये तीनों इंक्लूड थे। तो बंगाल का दीवानी राइट किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। दीवानी राइट का क्या मतलब है? दीवानी राइट का मतलब है रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार, यानी कि राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। तो जब उनको ये अधिकार मिल गया कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते थे, तो फिर उनको ये ज़रूरत महसूस हुई
कि भारत के कल्चर को जानना, यहाँ की संस्कृति को जानने की जरूरत महसूस हुई, यहाँ के साहित्य को जानने की जरूरत महसूस हुई। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो बुक्स थे सबसे पहले उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराना शुरू किया, ताकि वो यहाँ की साहित्य को समझ सके, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर को समझ सके और यहाँ की संस्कृति को समझ सके। तो इस में सबसे पहले क्या किया गया कि 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई। तो सबसे पहले क्या किया गया, 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई। अब मदरसा की स्थापना क्यों की गई कि वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो फारसी लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती थी, फारसी की प्लस अरबी की शिक्षा दी जाती थी। तो आप ध्यान से देखिए 1781 में किसका शासन था, मुगलों का शासन था, मुगल एम्पायर था भारत में। तो और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, फारसी थी। फारसी जो थी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी और आम बोलचाल की जो भाषा थी वो अरबी थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की, ताकि वो एक ऐसा ग्रुप तैयार कर सके, ऐसे भारतीयों का ग्रुप तैयार कर सके जो फारसी और अरबी लैंग्वेज को समझने में सक्षम हो, और ताकि वो जो मुगलों के लॉ हैं या फिर उनकी जो कल्चर है उनको समझ सके। जो भी हमारे देश के जो भी रूल एंड रेगुलेशन जो भी हमारे देश के हुआ करते थे उस समय मुगल एम्पायर के समय वो किस लैंग्वेज में हुआ करते थे, फारसी लैंग्वेज में हुआ करते थे। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की, ताकि एक ऐसा ग्रुप वो तैयार कर सके जो फारसी लैंग्वेज को समझ सके और एक मीडिएटर का काम करे कॉमन पीपल एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एम्प्लॉय के बीच में। तो इस तरह से उन्होंने एक मदरसा एस्टैब्लिश कर दिया कलकत्ता में। और उसके बाद 1784 में सबसे पहले उन्होंने बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया था, ताकि वो यहाँ की कल्चर को समझ सके। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्यों की गई विलियम जोन्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ के वो साहित्य को भी समझ सके, साहित्य और यहाँ की संस्कृति को समझ सके। अगर भारत में लंबे समय तक उनको शासन करना था, लंबे समय तक राज करना था, अपने शासन को बनाए रखना था, तो बिना यहाँ के कल्चर को समझे हुए, बिना यहाँ की संस्कृति और साहित्य को समझे हुए वो लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते थे। इसलिए 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। और फिर 1784 में ही श्रीमद् भागवत गीता जो कि हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया चार्ल्स विल्किंस के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए। 1784 की ही ये भी बात है। और फिर 1789 में विलियम जोन्स ने ही अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? आप में से जिसको पता है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम। और 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया था, किसमें? इंग्लिश में। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी, जो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का शेक्सपियर कौन है तो कालिदास है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। बहुत सारे बुक्स हैं जो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और 1792 में गीत गोविंद ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। इसके राइटर का नाम है जयदेव। और इसका भी क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। गीत गोविंद को कब ट्रांसलेट किया गया? 1792 में। तो इस तरह से हमारे को बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे थे ताकि हमारी सभ्यता को और हमारी संस्कृति को समझ सके। और फिर 1791 में
जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया गया। संस्कृत कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? बनारस में, वाराणसी में, ताकि वो संस्कृत की भाषा को समझने वाला भी एक ग्रुप तैयार कर सके। और 1792 में ही 1792 में आपने सुना होगा नाम मनुस्मृति। मनुस्मृति जो प्राचीन काल का कह सकते कि एक संविधान भी था, जिसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन है, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया ताकि हिंदू धर्म के जो रूल एंड रेगुलेशन है, उनके कल्चर है, उनको समझ सके। तो मनुस्मृति का 1792 में ट्रांसलेट किया गया। जो बुक लिखा गया उसका नाम रखा गया इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, और एक और नाम से इसको ट्रांसलेट किया गया अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। तो मनुस्मृति का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था उस समय भी, क्योंकि इसमें सारे हिंदू धर्म से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए थे। तो उसका भी उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कराया इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से, और एक और ट्रांसलेट कराया, एक और बुक लिखा इस पर, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से। तो इस तरह से तो उन्होंने जब शुरुआत में जब वो आए थे तो शुरू के 60 सालों तक, 60 ईयर तक उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, जो मूल शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें किसी तरह की परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारी कल्चर को समझने की कोशिश की, भारत के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको समझने की कोशिश की। इसी के लिए मदरसों की स्थापना की गई, इसी के लिए संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई, और जो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, हमारे महत्वपूर्ण बुक्स थे, उपन्यास थे, उसको ट्रांसलेट कराया अंग्रेजी भाषा में। तो लेकिन उसके बाद जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें सबसे पहली बार ठोस कदम उठाए गए थे भारत में शिक्षा के लिए। तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो यहाँ के बुक्स थे उसको ही वो ट्रांसलेट करते और यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश की। लेकिन जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, साम्राज्य का विस्तार होता चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उनका पॉलिटिकल पावर भी बढ़ता चला गया। तो उनको ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में और उनके व्यापारिक कार्यों में, और ट्रेडिंग का काम था उनका मेनली, उसमें उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि बाहर से तो वो इतने सारे ब्रिटिशर्स को नहीं ला सकते थे भारत में काम कराने के लिए, क्लर्कियल लेवल का काम कराने के लिए। तो उसमें प्रशासन में हेल्प के लिए उनको ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप चाहिए था जिसको अंग्रेजी भाषा आती हो, और जो ग्रामीण एरिया है और ब्रिटिशर्स, यहाँ के कॉमन पीपल, भारत के कॉमन जनता और अंग्रेजों के बीच एक कड़ी का काम करे, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करे, दुभाषीय का काम करे। तो इस क्रम में सबसे पहले 1813 का चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट, यहाँ पर हम देखेंगे दो पार्ट में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एक तो पहला हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल था भारत में, उस समय क्या क्या चेंजेस लाए गए एजुकेशन सिस्टम में, और सेकंड हम जब देखेंगे जब क्राउन का रूल आया। क्राउन का जब रूल आया तो उस समय क्या क्या चेंजेस लाए गए थे भारत में। ये दो पार्ट में हम इसको बांट कर देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था भारत में, उस समय क्या चेंजेस हुए। तो उसमें सबसे पहला था 1813 का चार्टर एक्ट। तो जब 1813 का जो चार्टर एक्ट वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, और इसमें सबसे पहले ये प्रोविजन किया गया कि 1 लाख रुपया वार्षिक पर ईयर दिया जाएगा भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए। यानी कि 1 लाख रुपए उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा रकम थी, अभी के करोड़ों और अरबों के बराबर आप कह सकते हैं। तो 1 लाख रुपए उन्होंने सैंक्शन किए प्रति वर्ष भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए, यानी कि भारत में शिक्षा देने के लिए 1 लाख रुपया उन्होंने अलॉट किया। अब जैसे ही चार्टर एक्ट आया, 1 लाख रुपया वार्षिक उन्होंने अनुदान की घोषणा की, तो फिर विवाद हो गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं एंग्लो-सिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। एंग्लो-सिस्ट
ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, यानी कि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों का विवाद, यानी कि एक ग्रुप था वो चाहता था कि भारत में जो है वो शिक्षा कैसे देनी चाहिए, यहाँ की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उस पर ही पैसे खर्च करने चाहिए, यानी कि ओरिएंटलिस्ट, जिसको आप कह सकते हैं प्राच्यवादी ये चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा हो, जो 1 लाख रुपए खर्च करने हैं वो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुसार ही खर्च करनी चाहिए और शिक्षा भी जो भारत में पहले से चली आ रही है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरा जो एक ग्रुप था एंग्लोसिस्ट का ग्रुप था, यानी कि पाश्चात्यवादी, और ये ग्रुप ये चाहता था कि ये जो 1 लाख रुपए है, यानी कि भारत में जो शिक्षा का डेवलपमेंट किया जाए वो किस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वेस्टर्न कंट्री के जैसी होनी चाहिए, यूरोपीय कंट्री के जैसी होनी चाहिए, मोस्टली ब्रिटेन के जैसी होनी चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति होनी चाहिए और शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए। ये 1 लाख रुपए इधर खर्च करने चाहिए। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई। अब हम देखते हैं कि कौन ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, यानी जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसके हिसाब से प्राचीन भाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, फारसी में, संस्कृत में, अरबी में। तो उस ग्रुप में शामिल थे विलियम जोन्स, जेम्स प्रिसेप, एच विल्सन, ये सब थे शामिल। चार्ल्स विल्किंस, ये चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था हो कैसी हो, प्राच्यवादी हो, यानी जो प्राचीन काल से चल रही है, जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वही होनी चाहिए। और जो एंग्लोसिस्ट थे, यानी कि पाश्चात्यवादी जो थे, वो उसके समर्थक कौन कौन थे, सबसे पहला तो नाम है मैकाले का, उसके बाद उनका मैकाले का मिनट भी आएगा। जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट, ये थे जो चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए और ब्रिटेन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि जैसी शिक्षा व्यवस्था ब्रिटेन की है वैसी होनी चाहिए। अब चार्ल्स मैकाले के बारे में आपको मैं बताऊं थोड़ा कि चार्ल्स मैकाले, इनकी सोच कैसी थी वो मैं आपको बताती हूँ। इनका कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक शेल्फ ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है, यानी कि आप भारत के साहित्य को देख लीजिए या फिर अरबियन साहित्य, भारत में दोनों मौजूद थे उस समय, तो वो सारे साहित्य मिलाकर जो यूरोप के कोई एक अच्छी लाइब्रेरी है उसके एक शेल्फ में रखे गए बुक के बराबर भी नहीं है। यानी कि कितना इसकी सोच कैसी थी और कितने नीचे स्तर पे उसने भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के साहित्य को बताया था। तो ये मैकाले का ये विचार था और वो चाहता था इसीलिए कि भारत में जो शिक्षा पद्धति है वो ब्रिटेन के हिसाब से होनी चाहिए और इंग्लिश में होनी चाहिए। ये चार्ल्स मैकाले का मत था। तो चार्ल्स मैकाले के क्या मत थे भारत के साहित्य और अरब साहित्य के बारे में, वो हमने देखा। अब जब विवाद हो गया, एंग्लोसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी हो गई, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने इसके समाधान के लिए एक समिति बनाई, मैकाले कमेटी बनाई। अब आप देखिए कि ये वही मैकाले है जिसने भारत के साहित्य की इतनी अवहेलना की थी, तो उसी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, मैकाले कमेटी कही जाती है जिसको, और उसने अपनी रिकमेंडेशन दी जिसको कि मैकालेज मिनट कहा जाता है। मैकाले के स्मरण पत्र कहा जाता है। और मैकाले ने यह भी समझाया लॉर्ड विलियम बेंटिक को कि हमें एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना है जो कि दिखने में तो भारतीय हो, यानी बाहर से वो देखने में क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, लेकिन सोचने में उसका ब्रेन जो है, उसका मस्तिष्क है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो कैसी होनी चाहिए,
अंग्रेजों की तरह होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स की तरह होनी चाहिए, ताकि वो अंग्रेजी वस्तुओं का, ब्रिटेन की वस्तुओं का अच्छा उपभोक्ता बन सके, यानी कि अच्छा कंजम्पशन भारत में हो। तो मैकाले की सोच ऐसी थी। वो एक ऐसा ग्रुप तैयार करना चाहता था जो देखने में तो भारतीय हो, लेकिन सोच को इस तरह से ब्रिटेन की शिक्षा पद्धति से बदल दिया जाए कि सोचने समझने की सारी शक्ति कैसी होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स के जैसी होनी चाहिए। अभी यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ के लोग उस समय में धोती कुर्ता साड़ियाँ महिलाएं पहना करती थी, और ब्रिटेन का मौसम जो है वो ठंड का मौसम है, धूप बहुत कम निकलती है, सालों भर लगभग वहाँ पे ठंड पड़ती है। तो वहाँ पे लोग पैंट शर्ट टाई बूट ये सब पहना कर, तो भारत में तो ये सब सामान बिकता नहीं, यहाँ इतनी गर्मी होती है, बरसात के दिनों में भी गर्मी होती है, तो मौसम बिल्कुल अलग है। तो ये उसने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ की शिक्षा पद्धति को ही बदल देते हैं, कि सोच ही उनकी बदल जाएगी, तो उनको लगेगा कि हाँ ये ब्रिटेन की पद्धति है, ये बहुत आप कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण है, हाई क्वालिटी की है, और अपनी चीज़ों को वो क्या समझने लगे, कम समझने लगे ब्रिटेन से। इसलिए सोच में परिवर्तन के लिए भी मैकाले ने कहा कि हमें मार्केट बनाना है, तो तभी यहाँ के लोग हमारी चीज़ों को खरीदेंगे जब उनकी सोच हमारे जैसी होगी और हमें सुपीरियर मानेंगे अपने आप से। जब मैकाले का मिनट आया तो उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और फिर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया गया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 आया मैकाले के स्मरण पत्र के आधार पर, मैकाले के मिनट के आधार पर। अब हम थोड़ा देखते हैं कि मैकाले ने क्या क्या अनुशंसा की थी, क्या क्या उसने रिकमेंडेशन की थी। तो उसने कहा था कि वो तो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, और उसका कहना था कि भारत में शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, और जो वेस्टर्न कंट्रीज के जैसी होनी चाहिए, यानी कि यूरोप में, ब्रिटेन में जो शिक्षा पद्धति है उसी आधार पर भारत में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और उसका माध्यम क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। पश्चिमी विज्ञान और कल्चर की शिक्षा देनी चाहिए भारत में इंग्लिश मीडियम में, और स्कूल कॉलेज स्तर पर, स्कूल में भी एंड कॉलेज के लेवल पर भी शिक्षा का मीडियम क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। और इसके लिए किसकी का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, प्राइमरी स्कूल का गठन करना चाहिए, यानी कि प्राइमरी लेवल से ही अंग्रेजी की शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि स्कूल और कॉलेज में भी मीडियम क्या हो सके, इंग्लिश हो सके। तो ये मैकाले की अनुशंसा। और ब्रिटिशर्स जो शिक्षा पद्धति भारत में लेकर आए थे वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पर बेस्ड थी। अब हम देखेंगे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत भी जिसको कहते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। इसमें कहा गया कि जो हमारे देश में 3 ग्रुप रहे शुरू से ही, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, यानी कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो ब्रिटिश की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग वो उन्होंने क्या कहा कि हम जो अपर क्लास के लोग हैं, यानी कि उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षित करेंगे, उनको अंग्रेजी की शिक्षा देंगे, ब्रिटेन के तर्ज पे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति देंगे, और यही धीरे धीरे छन छन कर मीडियम क्लास के लोगों तक भी आएगा और लोअर क्लास के लोगों तक भी आएगा। यानी कि ये जो एक ग्रुप था अपर क्लास का, जो शहरों में मोस्टली रहा करते थे, उसको इन्होंने कहा कि हम शिक्षित करने का काम करेंगे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के हिसाब से, और धीरे धीरे उसी से ये शिक्षा नीचे के लेवल पे भी जाएगी, यानी मीडियम क्लास के लोगों पर भी जाएगी और निम्न क्लास के लोगों पर भी जाएगी। तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वुड्स डिस्पैच की। वुड्स डिस्पैच, जिसको कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब कि पूरा विस्तृत डिटेल में इसमें डिस्कशन किया गया था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड्स डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था, और चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। चार्ल्स वुड जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ
कंट्रोल के अध्यक्ष थे और भारत में एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए उन्होंने एक डिटेल में एक योजना तैयार की, जिसको कि डलहौजी ने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था, लागू किया था। उस समय 1854 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। तो डलहौजी के समय ये योजना आई थी, याद रखिएगा, और इसमें पूरा विस्तृत इन्होंने डिस्कस किया था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति का या ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि वुड्स डिस्पैच का रिकमेंडेशन क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे पहले तो इसका जो मेन मोटिव था, भारत में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का विकास करना, यानी कि जो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का भारत में डेवलपमेंट करना। और साथ ही इसमें यह भी रिकमेंड किया गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो छोटे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है प्राथमिक स्तर पे, वो स्थानीय भाषा में होना चाहिए। कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। और साथ ही इसमें कहा गया कि इसमें टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई थी कि भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन ये कहने की बात थी, टेक्निकल एजुकेशन के लिए उन्होंने ऐसे कोई ठोस कदम अंग्रेजों ने नहीं उठाए। अगर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए वो ठोस कदम उठाए रहे होते तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में भी होता, जबकि यहाँ पर जो हमारे उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो रहे थे और ब्रिटेन में उद्योगों का विकास हो रहा था और भारत को वो एक मार्केट की तरह यूज करना चाहते। तो ये टेक्निकल एजुकेशन की जहां तक बात है, उन्होंने इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था। माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा यानी कि मिडिल स्कूल की जो शिक्षा है, मिडिल स्कूल की जो शिक्षा है वो लोकल में भी होनी चाहिए प्लस इंग्लिश में भी होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज में होनी चाहिए। एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि लोकल लैंग्वेज भी होनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होनी चाहिए। और हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, अंग्रेजी में होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें यह भी रिकमेंड किया गया कि सरकार अपने लेवल पर इतनी सारी जनसंख्या के लिए एजुकेशन की व्यवस्था नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल पर उन्होंने बल दिया था कि प्राइवेट स्कूल को प्रोत्साहित करना चाहिए। वुमेन एजुकेशन पर फोकस करने की बात की थी। वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा की बात की गई थी। टीचर्स जो शिक्षक होंगे तो उनके लिए ट्रेनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए स्कूल और कॉलेजेस होने चाहिए, तो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। साथ ही लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय के जैसे ही भारत में 3 यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात की गई। वो कहाँ पर, जो 3 मेन प्रेसिडेंसी थी इनकी, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में, ये 3 जगह पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई थी। तो ये रिकमेंडेशंस थे चार्ल्स वुड के, जिसको चार्ल्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भारत में एजुकेशन सिस्टम का। तो अब तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई और क्या क्या कदम उठाए गए। अब हम बात करते हैं जब 1857 में क्या हुआ, भारत में रिवॉल्ट हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत में किसका रूल आया, 1858 के एक्ट के द्वारा क्राउन का शासन आया, यानी कि ब्रिटेन की महारानी का शासन आया, क्राउन का रूल आ गया। तो अब हम देखेंगे कि क्राउन के रूल के अंतर्गत भारत में वेस्टर्न एजुकेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए और कौन कौन से कमीशन आए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहला है वो है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की हम बात करेंगे।
तो हंटर कमीशन जो 1882-83 इसका टाइम पीरियड है। तो इसके पहले जो वुड्स डिस्पैच आया था उसमें हायर एजुकेशन की बात की गई थी, यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की कोई बात नहीं की गई थी। तो हंटर कमीशन ने प्राइमरी पर सेकेंडरी एजुकेशन पर बल दिया। हंटर कमीशन ने कहा कि हमें सबसे पहले किस पर ध्यान देने की जरूरत है, प्राथमिक शिक्षा पर और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई थी, राज्यों के पर आ गई थी, और उसके पास क्या थी, संसाधनों की कमी थी, तो इस पर अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा था। तो हंटर कमीशन ने रिकमेंड किया कि अब हमें किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन पे एंड सेकेंडरी एजुकेशन पर, प्राथमिक शिक्षा पर और माध्यमिक शिक्षा पर। और डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, हंटर कमीशन कहते हैं, जिसको वुड्स डिस्पैच जब लागू हुआ देश में उसके बाद क्या क्या चेंजेज आए और क्या क्या और हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, एक तरह से उसका वैल्यूएशन करना था, उसका मूल्यांकन करना था कि कहाँ तक सक्सेसफुल रहा है वुड्स डिस्पैच और अब हम इसमें क्या चेंज लाने की जरूरत है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन थे। तो पहला तो मैंने बता दिया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पर इसमें बल दिया गया। सेकंड आप इसमें देखेंगे कि इसमें कहा गया कि जो एजुकेशन का जो कंट्रोल है वो जिला और नगर पालिका बोर्ड को दिया जाए, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बोर्ड है उसमें, और जो म्यूनसिपालिटीज़ की जो बोर्ड है, नगर पालिका की जो बोर्ड है, उसको नियंत्रण देना चाहिए प्राथमिक शिक्षा का, मतलब कि वो कंट्रोल करेंगे कि कैसे क्या करना है। और साथ ही माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन की उन्होंने कही कि इसमें दो तरह की शिक्षा देनी चाहिए, दो ब्रांचेज उन्होंने बताए कि एक तो साहित्यिक शिक्षा होना चाहिए, जिसको कह सकते हैं लिटरेरी शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा, जिसके बाद स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हायर एजुकेशन ले सके, हायर एजुकेशन के लिए। और दूसरा कहा गया कि वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट जॉब करना चाहता है, जिसको आगे की पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू अपना जॉब कर सकता है। और साथ ही साथ जो हंटर कमीशन है उसने वुमेन एजुकेशन पर भी बल दिया, यानी कि महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया। और जब हंटर कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया गया तो अगले 20 सालों तक भारत में जो है वो शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ। और इसी बीच 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। हंटर कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद ही ये की गई थी। और अब हम बात करेंगे रैले कमीशन की। 1902 में रैले कमीशन का गठन किया गया। और उसी के रिकमेंडेशंस के आधार पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? करजन क्या था? भारत का वायसराय कौन था? करजन था, गवर्नर जनरल नहीं था। 1858 के एक्ट के अनुसार अब भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था? वायसराय कहा जाने लगा था, क्योंकि वायसराय का मतलब क्या होता था? राजा का प्रतिनिधि, मीन्स राजा के बिहाफ में वो भारत में शासन करता। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड करजन 1904 में। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का जो मेन मोटिव था वो यूनिवर्सिटीज पर सरकार का कंट्रोल स्थापित करना था। मेन मोटिव यही था कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उस पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनका रजिस्ट्रेशन
जो संबंधित करने की यूनिवर्सिटी से उनका रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को इन्होंने क्या कर दिया, कठिन कर दिया। और साथ ही साथ इसमें ये भी बल दिया गया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में कि एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट पर अधिक बल दिया जाए, यानी कि एजुकेशन को एक्सपेरिमेंटल बनाया जाए। और हर साल हायर एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए 5 वर्षों तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया। हायर एजुकेशन के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए 5 लाख पर ईयर ग्रांट देने का, अनुदान देने का प्रावधान किया गया। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और उसने गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के नाम पर यूनिवर्सिटीज़ पर क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की। उसने कोशिश की कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उस पर सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण स्थापित हो सके। और रेले कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था। और अब हम बात करते हैं सैडलर कमीशन की, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन, इसका टाइम पीरियड था 1917 to 19। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हम मेन रिकमेंडेशंस पे ध्यान देंगे कि क्या क्या इनके रिकमेंडेशंस थे। तो सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग का गठन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के समस्याओं को अध्ययन करने के लिए और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस पर रिपोर्ट देने के लिए इसका गठन किया गया था। लेकिन बाद में जब इसकी रिकमेंडेशंस आई तो उसको सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू किया गया। तो अब हम देखेंगे कि इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी। सबसे पहले तो इसने कहा कि सैडलर कमीशन ने कहा कि जो स्कूल का पाठ्यक्रम है, स्कूल का जो सिस्टम है वो कितना होना चाहिए? 10+2, ये 12 ईयर का होना चाहिए, 12 साल का होना चाहिए, जिसमें 10 साल का क्या होना चाहिए? मैट्रिक, और 2 साल इंटरमीडिएट भी होनी चाहिए। यानी कि जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई है वो भी स्कूल में ही होनी चाहिए, हाई स्कूल में उसी समय से ये सब लागू किया गया था। और साथ ही इसने कहा कि यूनिवर्सिटी में जो स्नातक या मीन्स ग्रेजुएशन जो है वो कितने साल का होना चाहिए? 3 ईयर का होना चाहिए। और ये इसने क्यों कहा, सैडलर कमीशन ने क्यों कहा कि 12 साल का स्कूल होना चाहिए? इसलिए कहा ताकि इंटरमीडिएट की शिक्षा कहाँ दी जा सके? स्कूल में ही दी जा सके और यूनिवर्सिटीज़ पे लोड ज़्यादा ना पड़े। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट जो कि कॉलेज नहीं जाना चाहते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाना चाहते, उनको इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा कहाँ मिल जाए? स्कूलों में ही मिल जाए। इसलिए सैडलर कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी ताकि वे विद्यार्थी जो कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहते, उनको कॉलेज की शिक्षा इंटरमीडिएट स्तर तक की कहाँ मिल जाए? स्कूल में ही मिल जाए। और साथ ही साथ इसने वुमेन एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन पर भी जोर दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके रिकमेंडेशंस अदर यूनिवर्सिटीज़ में बाद में लागू किए गए। और 1916 से लेकर 1921 तक की बात अगर हम करें तो भारत में 7 नए यूनिवर्सिटीज़ खोले गए थे। वो कहाँ कहाँ खोले गए थे? मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ एंड उस्मानिया। ये सब जगह पे यूनिवर्सिटीज़ खोले गए थे। उस्मानिया विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। तो ये मुख्य रिकमेंडेशंस थे किसके? सैडलर आयोग के। तो इसमें याद रखने वाली मेन बात क्या है? याद रखने वाली मेन बात है कि सैडलर कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इंटरमीडिएट स्तर तक की पढ़ाई कहाँ होनी चाहिए? स्कूल में ही होनी चाहिए। और साथ ही जो स्नातक की परीक्षा है, डिग्री की एजुकेशन, वो 3 साल की होनी चाहिए।
और अब हम बात करेंगे कि जब भारत में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद कौन कौन सी कमेटी आई थी, कौन कौन से कमीशन आए थे, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या एजुकेशन सिस्टम में उन लोगों ने चेंजेस लाए थे। तो हर्टोग कमेटी आई थी कब, 1929 में इसका गठन किया गया था और इसकी जो मेन रिकमेंडेशंस थी हम उसको देखेंगे। तो इसमें कहा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पर इसमें जोर डाला गया। मतलब इसमें ये कहा गया कि हमें प्राइमरी एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि जो केवल एलिजिबल स्टूडेंट है, एलिजिबल जो स्टूडेंट है वही हाई स्कूल में जाएं और प्लस इंटरमीडिएट में शिक्षा लें, इंटरमीडिएट में प्रवेश लें, एडमिशन लें। और मास ऑफ द स्टूडेंट कहाँ चले जाए, वो व्यावसायिक शिक्षा में चले जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जाए, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करना है, बनाए रखना है। तो जो एलिजिबल स्टूडेंट है वही जाए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, और जिनका आप कह सकते हैं कि जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है वो वोकेशनल ट्रेनिंग करे और कोई अपना रोजगार करे। और इसका मेन उद्देश्य था कि यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन का लेवल है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको क्या करना है, ऊंचा उठाना है, उसको बढ़ाना है। तो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन सिस्टम को ऊंचा करने के लिए मेनली इस कमेटी ने क्या दिया था, रिकमेंडेशन दिया था। तो ये हर्टोग कमेटी की हमने बात की जो कि जिसने किस पर बल दिया था, प्राइमरी एजुकेशन पर बल दिया था और कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ में भले ही कम स्टूडेंट्स जाएं लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और केवल एलिजिबल स्टूडेंट ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करें और बाकी के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वो कहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग ले और कोई अपना रोजगार करे। और अब हम बात करते हैं सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन की, यानी कि सार्जेंट शिक्षा योजना की। तो इसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, इसके क्या क्या सुझाव थे, अब हम उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो कहा गया कि 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, 3 साल से लेकर 6 साल की आयु के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की। फिर इसने कहा कि 6 साल से लेकर 11 साल के जो बच्चे हैं उनको मिलना चाहिए फ्री यूनिवर्सल कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। कैसी एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए और एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए कितने, 6 साल से 11 साल तक के बच्चों को। और हाई एजुकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने एज ग्रुप को डिसाइड किया था, 11 साल से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं उनको हाई स्कूल का एजुकेशन मिलना चाहिए, हाई स्कूल का एजुकेशन मिलना चाहिए। कितने साल के बच्चों को, 11 साल से लेकर 17 साल के उम्र के बच्चों को। और यूनिवर्सिटीज़ की जो पढ़ाई है वो 3 साल की हो, जिसमें एकेडमिक पर बल दिया जाए, टेक्निकल एजुकेशन पर बल दिया जाए और वोकेशनल ट्रेनिंग पर बल दिया जाए। तो ये सारी योजना सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन की थी जो 1944 में आया था। लेकिन उस आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो इसके रिकमेंडेशंस को ज़्यादा लागू नहीं किया जा सका। और ये जो योजना थी वो आने वाले 40 ईयर के लिए तैयार की गई थी कि ताकि भारत में ब्रिटेन की जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था है उसको भारत में भी लागू किया जा सके। और ये एक डिटेल योजना थी, काफ़ी विस्तृत थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे की कोई योजना नहीं बनाई जा सकी क्योंकि भारत में उस समय क्या था, माहौल बहुत अलग तरीके का था। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत माहौल थे और ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि धीरे धीरे हम यहाँ से चले जाएं, तो इसके लिए आगे के लिए कोई भी प्लान तैयार नहीं किया जा सका था। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसे ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे, किस तरीके से, और क्या क्या इसमें चेंजेस लाए गए टाइम टू टाइम। अब हम देखेंगे कि इवेल्यूएशन करके भी देखते हैं कि इसका आखिर परिणाम क्या हुआ। इन्होंने जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में चेंजेस लाया, हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जो कि गुरुकुल की व्यवस्था थी, गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी, उसको इन्होंने बदल कर रख दिया। तो आखिर इसका परिणाम क्या हुआ? तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन का,
ट्रेडिशनल सिस्टम था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया हमारे देश से। और जो मास एजुकेशन है मतलब मास ऑफ द पीपल को एजुकेशन नहीं मिल सका, क्योंकि इनकी तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये लेकर आए थे। इनका कहना था कि अपर क्लास के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करो और छन छन कर वो धीरे धीरे मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास तक आएगी। तो जो ज़्यादा जनसंख्या किसकी होती है, निम्न वर्ग के लोगों की, मध्यम वर्ग के लोगों की। तो मास ऑफ द पीपल जो है वो एजुकेशन से क्या हो गए, नेग्लेक्ट हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हुए, उनको शिक्षा नहीं मिल सकी। इसका आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 1911 में हमारे देश में इलिटरेसी 84% था और 1921 में इलिटरेसी कितनी थी, 92% थी। मतलब 92% लोग ब्रिटिश शिक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ इलिटरेट थे, जबकि प्राचीन काल में और मध्यकाल में ऐसा नहीं था। यहाँ के लोगों को जो भी व्यवहारिक शिक्षा है वो मिलती थी, गुरुकुल की व्यवस्था थी, गुरु शिष्य परंपरा थी, मदरसे एंड मकतब में भी शिक्षा हो जाया करती थी। तो इतनी इलिटरेसी नहीं थी भारत में। और इसका परिणाम क्या हुआ, डाउनवॉल फिल्ट्रेशन थ्योरी का मोनोपोली हो गई। मोनोपोली किसकी हो गई, शिक्षा में अपर क्लास की मोनोपोली हो गई। और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनकी मोनोपोली हो गई, क्योंकि स्कूल कॉलेज ये सब कहाँ होते थे, सिटीज़ में हुआ करते थे। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ थी। और अगर आप जिला स्कूल की भी बात करें तो जिला मुख्यालय में ये हुआ करते थे। तो जो ग्रामीण एरिया था, गाँव में, जहाँ पर इससे पहले जो गुरु शिष्य की परंपरा से शिक्षा दिया जाता था, वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। और एक रूल एंड रेगुलेशन हुआ करता था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी ब्रिटिश शिक्षा में। जैसे प्राचीन काल की जो शिक्षा थी, जैसे धान की जब रुपाई हो रही है या फिर धान की जब कटाई हो रही है, तो उस समय विद्यालयों में क्या होती थी, छुट्टी हो जाया करती थी और बच्चे अपने घर का काम करते और फिर शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन स्कूल सिस्टम में ऐसा नहीं हुआ। जब वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में आया तो स्कूल जाना मस्ट था, अटेंडेंस कंपलसरी था। तो बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने विद्यालय जाना ही बंद कर दिया। तो इसीलिए इलिटरेसी, निरक्षरता हमारे देश में काफ़ी क्या हो गई, बढ़ गई थी। और स्त्री शिक्षा की भी बात की उन्होंने, लेकिन उतना फोकस उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी नहीं किया। और वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की उन्होंने बात की, जबकि उससे पहले ही हमारे देश में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा बहुत अच्छे से दी जाती थी। यहाँ तक आप देखिए, अगर वो तकनीकी शिक्षा की अगर बात करते तो भारत में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ करता, औद्योगिक क्रांति भारत में भी हुआ करती, ब्रिटेन में नहीं होती। तो कहने के लिए था कि तकनीकी शिक्षा भारत में दी जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगर थोड़ा उन्होंने दिया तो अपने काम के लिए दिया और अपने फायदे के लिए किया। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या की, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की तारीफ की और भारतीय एजुकेशन सिस्टम की इन्होंने उपेक्षा की, अवहेलना की। मैकाले ने तो कहा ही था कि हमारे यूरोप के एक लाइब्रेरी के एक रैक में रखा हुआ जो बुक है वो भारत और अरब के बुक्स से इम्पॉर्टेंट है। उतना महत्व भारत के और अरब के संयुक्त रूप से अगर मिला दे तो उस बुक का भी नहीं है। तो इस तरह से भारत में शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया और जो सदियों से चली आ रही थी शिक्षा व्यवस्था वो चेंज हो गई और पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू की गई। और भारत जो एक समय विश्व गुरु हुआ करता था, देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम्पल है, धीरे धीरे वो समाप्त होने लगा और भारत निरक्षरता की ओर बढ़ने लगा। आप देखेंगे तो मोस्टली भारत में जो है वो निरक्षरता, इलिटरेसी इसके बाद ही आई, इन अनएम्प्लॉयमेंट उनके एजुकेशन सिस्टम वगैरह के बाद ही आया, क्योंकि उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को नष्ट कर दिया, हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। तो भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, जब ब्रिटिश भारत से गए तो बहुत ही गरीब और लाचार देश छोड़कर गए थे, साथ ही इसको 2 भाग में डिवाइड करके भी गए थे। तो ये इस तरह से भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा है उसका विकास किया गया टाइम टू टाइम। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और कोई सजेशन है, कोई सलाह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।